के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, ये उस दौर की बात है जब बरे सगीर पर अंग्रेज हुकूमत करते थे। एक बाजार में मस्जिद के बिल्कुल सामने बाजे वालों की दुकान थी और उस दुकान का मालिक एक गैर मुस्लिम शख्स था जो खुदा के वजूद का सिरे से ही इनकारी था। इसलिए जब मस्जिद में अजान होती तो खुदा की तरफ बुलाए जाने का ये पैगाम सुनकर उसे बड़ी तकलीफ होती। अजान के बाद मुसलमानों को मस्जिद की जानिब जाता देखकर उसका खून बाकायदा खोलता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि उसने अगले ही दिन उस पर अमल भी शुरू कर दिया। वो ख्याल ये था कि जैसे ही नमाज का वक्त होता और मस्जिद में मौज़िन अजान देता तो ये बदबख्त शख्स बड़े वाला बाजा पूरे ज़ोर शोर से बजाना शुरू कर देता और जब तक मुसलमान नमाज पढ़कर फारिग ना हो जाते ये बाजा बजाकर उन्हें तंग करना शुरू रखता। अब हुआ कि इर्द गिर्द के दुकानदारों ने भी उसे बहुत समझाया कि मुसलमानों की इबादत में खलल ना डालो। मुसलमानों ने भी उसकी मिन्नत समाजत करके देख ली, लेकिन वो शख्स बहुत ढीठ था, टस से मस ना हुआ, बल्कि उल्टा उन्हें कहता कि जब तुम्हारी अजान से मुझे मसला नहीं है तो तुम मेरे बाजे से क्यों तंग हो। इस बात पर आखिर एक दिन झगड़ा बढ़ गया। बात ज़बानी लड़ाई से हाथापाई तक जा पहुंची। उसके हमायती भी मैदान में आ गए। इससे पहले कि उस फसादी का फैलाया हुआ फसाद फैलता, कोई ज़ख्मी होता या कोई जानी नुकसान होता, किसी ने थाने में इत्तला दे दी। जिस वक्त ये खबर थाने पहुंची उस वक्त एक अंग्रेज़ अफसर थाने का मुआयना करने आया हुआ था। पुलिस एहलकारों के साथ वो भी फौरन मौके पर पहुंच गया। अब एक दूसरे से लड़ते लोगों को अलग किया और मामला दरियाफ्त किया। तो बाजे वाला बोला कि बैंड बाजा बजाना उसकी रोजी रोटी है, अगर वो बैंड और बाजे के साथ रोज़ प्रैक्टिस ना करे तो उसका काम मुतासर होगा और मुसलमान उसका काम बंद करवाना चाहते हैं। मुसलमानों ने शिकायत की कि जब वो अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो ये शख्स ऐन उसी वक्त बाजा बजाता है जिससे उनकी इबादत मुतासर होती है। अब अंग्रेज़ अफसर बड़ा अक्लमंद था, बड़ा सियाना था। उसने कहा कि अभी पता लगा लेते हैं कि फसादी कौन है। उसने बैंड बाजे वाले से कहा कि ज़रा बैंड बाजा बजा कर दिखाओ कि उसकी आवाज़ कितनी ऊंची है। बैंड बाजे वाले ने फ़ौरन बजाना शुरू कर दिया। फिर उसने मौज़िन को बुलाया और कहा कि अब तुम अजान देकर दिखाओ। मौज़िन ने अदब से जवाब दिया कि जनाब इस वक्त किसी नमाज का वक्त ही नहीं है, अजान अपने वक्त पर ही होगी। अब ये सुनकर उस अंग्रेज़ ऑफिसर ने कहा बहुत खूब, फैसला हो गया, यानी बाजा तो किसी भी वक्त बजाया जा सकता है, अजान अपने वक्त पर होती है। इसलिए उस अफसर ने उस फसादी को खबरदार किया कि वो जितना मर्जी बैंड बाजा बजाए मगर नमाज के वक्त नहीं, अजान के वक्त बिल्कुल नहीं। अगर उसने अजान या नमाज के दौरान ये हरकत की तो फिर उसकी खैर नहीं है। यूं आप कह लें कि जीत हक की हुई और बातिल हाथ मलता रह गया। इस कहानी का सबक क्या है? मैं अक्सर कहती हूँ कि कहानी सबक के लिए होती है। जब आप सबक सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना सीखिए कि उस सबक को आप अपने ज़िंदगी में भी अपना उसूल बना लें जो आपने सबक सीखा। अब इस कहानी का सबक क्या है कि जी बेवक की जो रागनी छेड़ना है ना वो अक्लमंदों का नहीं बल्कि बेवकूफ़ों का काम होता है और ऐसा करने वालों का फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अब ये तो माजी की कहानी थी। बात कर लेते अपने हाल की, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की, जहाँ इस वक्त कुछ नासमझ लोग बेवक की रागनी छेड़कर निज़ाम लपेटना चाहते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल अब आपके सामने है। कल पीडीएम की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया और अपोजिशन के इस पावर शो में अगर कोई कमी महसूस की गई तो वो सिर्फ अवाम की पावर की कमी थी। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे गरीब लोगों को राशन, पानी और पैसे का लालच देकर इस सियासी थिएटर को बाकायदा कामयाब दिखाने की कोशिश की गई। फॉरेन फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग भूल गए कि इदारे इंसाफ सिर्फ इल्ज़ाम देखकर नहीं करते बल्कि इसके लिए सबूतों की ज़रूरत होती है। कल पीडीएम के स्टेज से क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सब सबूतों के बगैर ज़बानी कलामी। कहा गया कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। कल इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। ये बड़ा वार था, बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगी बहुत कड़ा वार। लेकिन ये लोग भूल गए कि इमरान खान क्रिकेट के कप्तान रहे और अब मुल्क के कप्तान हैं। ऑपोजिशन के इस बॉल पर वज़ीर आज़म ने ऐसा छक्का मारा कि गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया। अब पीडीएम वाले मुतालिबा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को कटहरे में लाएं। आज वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि सब पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का मामला देखें, पार्टी रहनुमाओं को बिठा कर केस सुने और इसकी समाअत टीवी पर चलाएं। अब आए ना सब कटहरे में। वज़ीर आज़म ने तो खुद को पेश कर दिया। बहुत बहुत खूब वज़ीर आज़म साहब, आपके एक ही बयान ने पीडीएम का ये सियासी हम बना दिया। लेकिन जेयूआई के सरबरा के पास एक और कार्ड भी है, मजहब का कार्ड। कल भी जलसे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर यहूदी लॉबी का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाए और इन इल्ज़ामात का सबूत क्या है ये ज़रा
पीडीएम सरबराह का क्लिप देखिएगा। इसे कह लें आप, क्योंकि मसला भी आपका है, फतवा भी आपका है। आप हुकूमत को कहते हैं कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती। मुझे जरा बताइए, आप कौन सा हुब्बुल वतनी की सनद दे रहे थे? आपका सियासी कार्ड नाकाम हो गया, अवाम ने आपके इस बयानिए को रद्द कर दिया, तो फिर अब आप मजहबी कार्ड खेलने के चक्कर में आ गए हैं। जेयूआई ने कल कराची में मिलन मार्च का ऐलान किया था। उस मार्च का नाम इसराइल मुर्दाबाद मार्च है। बहुत अच्छे, मैं भी इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ हूँ। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, ये हुकूमत का वाज़े ऐलान है। फिर ये मिलन मार्च क्यों किया जा रहा है, ये भी जेयूआई पार्टी के कायदीन ने वाज़े कर दिया। मैं आज एक ऑनलाइन एक खबर पढ़ रही थी नाजरीन, मिलन मार्च के हवाले से। उस खबर को पढ़कर मुझे ये पता चला कि इस मिलन मार्च के चक्कर में आखिर क्या चलाना चाहती है जेयूआई की क़यादत। ज़रा आप भी सुनिएगा, आपके साथ भी मैं ज़्यादा शेयर करती हूँ कि करना क्या चाह रहे हैं ये। इस मार्च को लेकर कराची में जेयूआई के जो अहम रहनुमा हैं उनका इजलास हुआ। इस इजलास में बातें क्या की जा रही हैं, सुनिए ज़रा क्या कहा गया। 21 जनवरी को होने वाला इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च नई तारीख रकम करेगा। इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च तारीखी रेफरेंडम साबित होगा और यहूदी एजेंटों और नाअहल हुक्मरानों को घर बेचकर ही दम लेंगे। अब देखा आपने, आ गई ना वो क्या कहते हैं, बिल्ली थैले से बाहर। इसे कहते हैं मजहब की आड़ में सियासत। इसराइल मुर्दाबाद के नाम पर लोगों को बाहर निकालेंगे और नारे अपनी सियासत के लगाएंगे। ये जो बार बार यहूदी एजेंट वाली तकरार है, ये बिला वजह नहीं है। जेयूआई और नून लीग वाले मिलकर ये गर्दान बिला वजह नहीं कर रहे, दोनों मिलकर मजहब कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि पीपल्स पार्टी मजहब की आड़ में सियासत बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए अभी तक खबरें यही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जेयूआई को इस मार्च की इजाजत बिल्कुल नहीं दी। कोरोना भी शायद वजह हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इसी मजहब कार्ड का रास्ता रोकने की पीपल्स पार्टी की अपनी सी कोशिश कह लें। लेकिन हुकूमत के बुग्ज में नून लीग इस पर भी राजी हो गई है। मरियम नवाज का जरा क्लिप देखिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद इसीलिए कल पीडीएम सरबराह और नून लीग की नायब सदर की तकरीर है ना, इसका मौजू एक ही था, भारतीय फंडिंग, इसराइली फंडिंग, यहूदी एजेंट। यानी कल सियासी कार्ड की नाकामी देकर वहीं पे फैसला कर लिया गया कि अब तो मजहब कार्ड ही चलाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो हम नाकाम हो गए। अब इस कार्ड को चला के देख लेते हैं। अब इनकी नाज़रीन आइंदा जो सियासत है ना, मैं आपको जरा बता देती हूँ। इन्हें पता चल गया कि इनका ये बयानिया पिट चुका है, फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है, अवाम में पिट गया है, लोग घास नहीं डाल रहे हैं, इसलिए अब मजहब की आड़ में हमले करेंगे। आप देखिएगा, अब इनके जलसों में भारतीय एजेंट, यहूदी एजेंट का शोर ज्यादा होगा। कल इसराइल के खिलाफ मार्च है, इसराइल की मजम्मत में 2-4 जुमले होंगे, बाकी सारा गुस्सा वजीर आजम इमरान खान पे निकाला जाएगा। इसराइल से बैकडोर राब्ते के किस्से कहानियां भी शायद सुनाई जाएंगी। लेकिन अवाम को तो पता है कि माजी में ये राब्ते कौन करता रहा। के रहनुमाओं ने इसराइल का दौरा किया, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम याद करवा देते हैं। क्लिप जरा देखिए। कादरी है ना नाजरीन, जेयूआई के साबिक रुकन, ये साहब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनके कहने पर इसराइल गए थे और खुफिया तौर पर, जिसका अजमल कादरी बरमला एतराफ़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इन्हें भेजा क्यों था? सुन लिया आपने कि वो इसराइल से ताल्लुकात को भी कारोबार की नज़र से देख रहे थे। अब शायद मियाँ साहब ने सोचा होगा कि चंद फैक्ट्रियाँ वहाँ भी लगा लेते हैं, क्योंकि बिजनेस तो मियाँ साहब ने अपना बढ़ाना है, पैसा ही बहुत है मियाँ साहब के पास। ये सोच है इन लोगों की नाज़रीन, जो हकीकत है। अब हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं, सिफारतकारी हो, सियासत हो, जमहूरियत, नारे, वोट को इज्जत दो के मारते हैं और इज्जत बाकायदा ही नोटों को देते हैं। और एक और बात, नून लीग की जो नायब सदर हैं, पाकिस्तानी वफ्द के इसराइल जाने की झूठी खबर पर पीटीआई हुकूमत पर तो बड़ा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बरस रही थी बाकायदा। लेकिन ये जो अजमल कादरी हैं, इनके जो एतराफ़ी बयान है, इसके बाद चुप का रोज़ा क्यों रख लिया गया? और सवाल तो जेयूआई पे भी उठता है, जो इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च करने जा रही है, किस मुंह से करने जा रहे हैं? कि उसी के कारकुन इसराइल के दौरे करते और इसे तस्लीम करने की बातें करते, क्यों बाहर जाते रहे? किस मुंह से निकलते हैं लोग बाहर? इनको तो ये क्लियर नहीं होता कि इनका माजी कैसा था और ये क्या करने जा रहे हैं। अब मेरा इशारा अजमल कादरी और मौलाना शरानी की तरफ है, जिन्होंने अब खुद को जेयूआई फेस से अलहदा कर लिया था। और दूसरा, ये जो पीडीएम में दूसरी जमातें हैं, वो इस मामले पर मौलाना की मौजूदगी में क्या कुछ कहती रही और मौलाना कुछ भी ना बोले। अब ये भी बड़ा सवाल है। अब ये एएनपी रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन, टीम जरा इनका क्लिप चलाइएगा, सुनिएगा नाजरीन क्या कहते हैं। ये सुना नाजरीन आपने, मियाँ इफ्तिखार साहब अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करने की बाकायदा बात कर रहे हैं। इस तब्दीली को खुश आइंद करार दे रहे हैं। आपने सुना अपने कानों से। पाकिस्तान को भी सोच कर फैसला करने का मशवरा है इनकी ज़ुबान पर।
ठीक है, इन्हें अपनी सियासी राय देने का पूरा हक है। अब मेरा सवाल तो जेयूआई वालों से है कि यहाँ उनके सरबराह क्यों चुप रहे? एक शख्स उनके सामने इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहा है और वो खामोश है, और दूसरी तरफ जो शख्स बार बार रियासत मदीना का जिक्र करता है, मुल्क को इस सांचे में ढालने की बात करता है, आप उसे यहूदी एजेंट करार देते हैं। सबूत क्या है कि मौलाना साहब का दिल ये कहता है। अब नाज़रीन, जेयूआई सरबराह इसराइली एजेंट कहते नहीं थकते हैं, उसका इसराइल को तस्लीम करने के बारे में फिर मौकिफ इतना मुख्तलिफ क्यों है? यानी ये कहते हैं कि वो इसराइली एजेंट हैं, ये बार बार इमरान खान साहब को इसराइली एजेंट कहते हैं और स्टैंप लगा लगा के, मोहरे लगा लगा के लोगों को पक्का करने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ इनकी बात पर यकीन किया जाए। और वो शख्स जिसको इसराइली एजेंट कहते हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनका तो इसराइल के हवाले से, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बाकायदा दो टोक मौकिफ सामने आ गया है। क्या कहते हैं वो, जरा चलाइएगा टीम जी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस दो टोक मौक़िफ़ के बाद भी उन पर इसराइल को तस्लीम करने का इल्ज़ाम लगाना, नाज़रीन इसी को कहते हैं मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़हब की आड़ में सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। यानी एक बंदे का मौक़िफ़, ये जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब, उनका दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इसके बावजूद उनको यहूदी एजेंट कहने का मतलब क्या बनता है, मुझे बताएं। कि इसको हम बेवक्त की जो रागनी है वो अलापना नहीं कह सकते। बेवक्त की रागनी जो है वो छेड़ने वालों का अंजाम भी यकीन जानिए। जो मैंने आपको आगाज़ में कहानी सुनाई थी ना बैंड बाजे वाली, उसी तरह का अंजाम होगा ऐसे लोगों का। क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली जुल्म के खिलाफ हर मुजाहरे में जाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन अगर कोई इसराइल मुर्दा की आड़ लेकर अपनी सियासत जिंदाबाद करना चाहता है, सियासी दुकानदारी चमकाना चाहता है, तो उसका साथ तो पीडीएम की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी देने को तैयार नहीं है, जिसने जेयूआई को साफ साफ अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि ये चलन अब नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आज सामने आई है, जब वज़ीर आज़म ने वज़ीरिस्तान के इलाके में 3G 4G सर्विस शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया। इमरान खान साहब का क्या कहना था कि जी भारत इंटरनेट के ज़रिए वज़ीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और नौजवानों को उकसाने की कोशिश भी कर सकता है। 4G का ऐलान ताख़ीर से करने की भी ये वजह थी। अब आज से वज़ीरिस्तान में 3G और 4G खुल जाएगा और जनूबी वज़ीरिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से उठाया जाने वाला जो इक़दाम है ये बेशक काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वज़ीरिस्तान में सेहत कार्ड के इजरा का भी ऐलान किया है। उनका कहना था कि हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा और डैम बनाकर पानी का मसला भी हल करेंगे, नौजवानों को स्कॉलरशिप देंगे और पीछे रह जाने वाले इलाकों में नौजवानों के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी रखेंगे। अब नाज़रीन, आज का दिन भारत और उनके पालतू कारिंदों के मुंह पर अगर मैं कह दूं कि एक तमाचा है तो गलत नहीं होगा। जो वज़ीरिस्तान के लोगों को वर्गला कर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तमाचा पड़ा उनके मुंह पे। और दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त यह है कि अमेरिका में ट्रंप के स्याह दौर का इख्तिताम हो चुका है और आज अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी अहम समझी जा रही है। नौ मुंतखब जो सदर हैं जो बाइडन, उनसे अमरीकी अवाम समेत अरकीन वतन को भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं। क्या अमेरिका में तब्दीली की हवा चल पड़ी है? क्या वाकई जो बाइडन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे भी या फिर